वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालॉग सर्किट्स में हम स्टडी करेंगे नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक you will be able to recall the loop gain in negative feedback amplifier. You will be able to discuss the stability of a gain in case of a negative feedback amplifier. You will be able to list the merits and demerits of a negative feedback amplifier. बेसिकली अगर इस टॉपिक के हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करें तो इस टॉपिक से आप थ्योरिकल टाइप के एज वेल एज न्यूमेरिकल टाइप के दोनों टाइप के प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो स्टेबिलिटी ऑफ गेन है उसमें से आप न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और लूप गेन के ऊपर भी आप न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और थ्योरिकल टाइप के प्रॉब्लम भी आप शॉर्ट टाइप के लॉन्ग टाइप के दोनों टाइप के एक्सपेक्ट यहां पर कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक हमारे लिए। अगर मैं यहां पर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में भी बोला था कि नेगेटिव फीडबैक जो है वो एम्पलीफायर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि आपको एक पॉइंट समझ में आना चाहिए कि कोई भी अगर आप आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं और उसमें अगर डिस्टॉर्शन हो तो उसकी मीनिंग ही कंप्लीटली चेंज हो जाती है। तो प्रैक्टिकली अगर आपको डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट चाहिए तो नेगेटिव फीडबैक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहां पर टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पर स्टडी करना है लूप गेन इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो बेसिकली यहां पर लूप गेन से जो मीनिंग है हमारे सिलेबस पे हमारे टॉपिक में लूप गेन से मीनिंग है आपकी ओपन लूप गेन से। देखिए क्लोज लूप गेन जो है वो प्रॉपर्ली मेंशन किया जाता है कि क्लोज लूप गेन आप निकालिए। यहां पर लूप गेन का मतलब होता है जो सिर्फ लूप है आपका ए और बीटा वाला उसके गेन को जनरली हम लोग ओपन लूप गेन को हम यहां पर लूप गेन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमने ओपन लूप गेन डिस्कस किया है प्रीवियस टॉपिक में उसे ही हम कहते हैं लूप गेन। तो लूप गेन आपका क्या होगा ए इंटू बीटा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ए होता है वो बेसिक एम्पलीफायर का गेन होता है और बीटा जो होता है वो फीडबैक का आपका गेन होता है। तो बस लूप गेन में आपको यही नॉलेज होना चाहिए कि लूप गेन आपका मीन्स ओपन लूप गेन। तो आई होप आपको ये लूप गेन का जो कंसेप्ट है जो हमने प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस कर रखा है यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड ये जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है लूप गेन इन अ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर ये आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है स्टेबिलिटी ऑफ गेन इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। स्टेबिलिटी ऑफ अ गेन इन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। देखिए मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि नेगेटिव फीडबैक जो है वो स्टेबिलिटी गेन की स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए यूज किया जा सकता है, यूज किया जाता है एक्चुअल में। और मैंने यहां पर आपको प्रूफ भी किया था एक कंसेप्ट के थ्रू कि पॉजिटिव फीडबैक ओपन लूप और नेगेटिव फीडबैक में नेगेटिव फीडबैक ही क्यों प्रिफर किया जाता है। तो यहां पर अब ये जो स्टेबिलिटी ऑफ गेन है उसे हम एक कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे जिस कंसेप्ट को हम कहते हैं सेंसिटिविटी। तो हम यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ अ गेन इन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे सेंसिटिविटी और देखेंगे हम कि सेंसिटिविटी के थ्रू किस तरीके से आप समझ पाते हैं कि जो गेन में वेरिएशन है इन केस ऑफ क्लोज लूप विथ नेगेटिव फीडबैक कितना कम हो जाएगा एज कंपेयर टू बेसिक एम्पलीफायर का जो गेन था उसके कंपेरिजन में। तो देखिए अब ध्यान से यहां पर अगर बेसिक एम्पलीफायर का गेन हम ए लेकर चले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है गेन ऑफ बेसिक एम्पलीफायर इज इक्वल टू ए, ये हम लेकर चल रहे हैं। और क्लोज लूप गेन जो हम प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं विथ नेगेटिव फीडबैक इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। तो ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो यहां पर अब हमें क्या डिस्कस करना है कि ये जो गेन ऑफ बेसिक एम्पलीफायर है इसमें अगर हम वेरिएशन करते हैं सपोज करिए तो क्लोज लूप गेन में कितना वेरिएशन होता है। देखिए ये बात समझना जरूरी है कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि कितना कम वेरिएशन होगा गेन में, कितना गेन स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम ए में वेरिएशन लेते हैं जिसे हम शो करते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन ए, तो फ्रैक्शनल चेंज इन ACL मतलब क्लोज लूप गेन, अगर क्लोज लूप गेन को मैं ACL से शो करूं
तो फ्रैक्शनल चेंज इन ACL क्या होगा? तो इसके लिए एक डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी। तो हम यहां पर सबसे पहले सेंसिटिविटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो सेंसिटिविटी हमारी होती है फ्रैक्शनल चेंज इन ACL with respect to fractional change in A। तो अब ये फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है इसे भी हम समझ लेते हैं। तो सेंसिटिविटी को अगर मैं S से शो करूं तो फ्रैक्शनल चेंज इन ACL इसे हम शो करते हैं D ACL अपॉन ACL, और विथ रिस्पेक्ट टू मतलब डिवाइड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन ए। फ्रैक्शनल चेंज ए का मतलब होता है DA अपॉन A। तो ये आपकी होती है सेंसिटिविटी की डेफिनेशन। तो अगर यहां पर फ्रैक्शनल चेंज इन ACL कम होता है और फ्रैक्शनल चेंज इन A ज्यादा होता है तो आप बोलेंगे कि आपने स्टेबिलिटी अचीव की है। नेगेटिव फीडबैक लगाने से स्टेबिलिटी अचीव हो रही है आपको, क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज इन ACL क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे सेंसिटिविटी की वैल्यू का। तो आप देखिए, अगर आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो जो A वाला है, A आपका ऊपर चला जाएगा सबसे, A डिवाइडेड बाय ACL D ACL अपॉन DA। ये आप इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे रीअरेंज कर लेने के बाद आपको ACL का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू A। तो यहां पर S की वैल्यू क्या हो जाएगी? A अपॉन ACL। ACL क्या है? A अपॉन अपॉन, तो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस A बीटा, एंड इसके बाद D अपॉन DA, अगेन ACL आप लिख देंगे A अपॉन 1 प्लस A बीटा। तो ये लिख लेने के बाद आप देखिए A और A कैंसल, तो यहां पर बचेगा 1 प्लस A बीटा। और अब आपको A के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को सबसे पहले एज इट इज लिखते हैं और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो A का डिफरेंशिएशन A के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1, फिर माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते हैं और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं A के रेस्पेक्ट में। तो 1 प्लस A बीटा का जब A के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। A बीटा, चूंकि A के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बीटा कांस्टेंट है, तो A का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर क्या बचेगा आपका? बीटा। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन यहां पर कंप्लीट हो गया। तो 1 प्लस A बीटा, और यहां पर न्यूमरेटर में क्या बच रहा है? आप देखिए 1 प्लस A बीटा माइनस A बीटा, तो कितना बच जाएगा? 1। और डिवाइड बाय क्या बच रहा है आपका? 1 प्लस A बीटा का स्क्वायर। तो एक एक 1 प्लस A बीटा कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस A बीटा। तो ये हमारी आ जाएगी यहां पर सेंसिटिविटी। तो यहां पर सेंसिटिविटी अगर आप देखेंगे तो जो डेफिनेशन है उसे भी अगर आप यहां पर साइड में लिख लें तो डेफिनेशन क्या थी? DACL अपॉन ACL डिवाइडेड बाय DA अपॉन A, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन क्लोज लूप गेन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन बेसिक एम्पलीफायर गेन। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो DACL अपॉन ACL मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन क्लोज लूप गेन, ये कितना आ रहा है? DA अपॉन A 1 अपॉन 1 प्लस A बीटा। तो अगर आप इसे अब थ्योरिकली समझें तो फ्रैक्शनल चेंज इन क्लोज लूप गेन इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन
बेसिक एम्पलीफायर गेन डिवाइडेड बाय सेंसिटिविटी। तो फ्रैक्शनल चेंज इन क्लोज लूप गेन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, फ्रैक्शनल चेंज इन बेसिक एम्पलीफायर गेन इनटू कितना हो जाएगा हमारा, सेंसिटिविटी। तो अगर आप यहां पर देखते हैं तो सेंसिटिविटी हमारी क्या है, 1/1 प्लस ए बीटा। तो यहां पर सेंसिटिविटी मींस 1 प्लस ए बीटा से एक्चुअल में डिवाइड हो रहा है आपका। आप देख सकते हैं डीए बाय ए डिवाइडेड बाय क्या है, 1 प्लस ए बीटा। तो 1 प्लस ए बीटा से एक्चुअल में डिवाइड हो रहा है, तो 1 प्लस ए बीटा दैट मींस ए बीटा की वैल्यू आपकी जितनी बड़ी होगी, और सिंपल सी बात है ए बीटा अच्छी खासी सिग्निफिकेंट वैल्यू आपको मिलती है, क्योंकि जो गेन ए होता है ओपन लूप वो एक बड़ी वैल्यू ही होता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि नेगेटिव फीडबैक लगाने के बाद गेन रिड्यूस होता है। ओपन लूप गेन तो एक अच्छी खासी वैल्यू होती है, तो ए बीटा एक अच्छी खासी वैल्यू आपको मिलती है, जिसके कारण आप सोचिए जब 1 प्लस ए बीटा से डिवाइड होगा तो जो फ्रैक्शनल चेंज इन क्लोज लूप गेन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू फ्रैक्शनल चेंज इन बेसिक एम्पलीफायर गेन। और जब फ्रैक्शनल चेंज कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो इसे अगर हम थोड़ा सा डिफाइन कर दें तो स्टेबिलिटी ऑफ गेन इन केस ऑफ क्लोज लूप एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेस एज वेरिएशन इन गेन डिक्रीजेस। तो यही एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। और यहां पर एक और कंक्लूजन आप दे सकते हैं, जैसे कि ए बीटा जो है आपका जो लूप गेन है, तो ए बीटा लूप गेन जितना आपका इंक्रीज होगा उतनी ही सेंसिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और उतना ही आपका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि उतना ही वेरिएशन आपका क्या होगा, कम होगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, फॉर बेटर स्टेबिलिटी आप बोल सकते हैं कि लूप गेन ए बीटा शुड बी हाई, और इसी को आप अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, और सेंसिटिविटी शुड बी लो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है विद रिस्पेक्ट टू सेंसिटिविटी। यहां पर जो हमने अभी सेंसिटिविटी डिस्कस की है उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा है, S इज इक्वल टू 1/1 प्लस ए बीटा। तो इसी सेंसिटिविटी से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, जिसे हम कहते हैं डी सेंसिटिविटी। तो डी सेंसिटिविटी जो होती है हमारी वो होती है सेंसिटिविटी की अपोजिट। तो यहां पर अगर हम डी सेंसिटिविटी को भी डिफाइन कर दें तो डी सेंसिटिविटी को हम शो करते हैं डी से। डी होता है आपका 1 प्लस ए बीटा, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं 1/s। तो बेसिकली डी सेंसिटिविटी क्या शो करेगी आपकी, ये बेसिकली ये शो करेगी कि जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही आपका क्लोज लूप सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं फॉर बेटर स्टेबिलिटी डी सेंसिटिविटी शुड बी हाई। तो आप ये बोल सकते हैं कि डी सेंसिटिविटी से आपने डिवाइड कर दिया है फ्रैक्शनल चेंज इन बेसिक एम्पलीफायर गेन को, तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन क्लोज लूप गेन। या आप ये भी बोल सकते हैं कि सेंसिटिविटी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो सेम ही थिंग है, आप किसी भी फॉर्म में याद रख सकते हैं, या तो सेंसिटिविटी के फॉर्म में या तो डी सेंसिटिविटी के फॉर्म में। क्लियर अच्छे से? तो आई होप आपको ये सेंसिटिविटी एंड डी सेंसिटिविटी का कंसेप्ट यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां पर सेंसिटिविटी एंड डी सेंसिटिविटी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो है अमाउंट ऑफ फीडबैक। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ फीडबैक को अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ फीडबैक जनरली आपका डीबी में डिफाइन किया जा सकता है, और यहां पर आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट करते हैं, इससे थ्योरी प्रॉब्लम नहीं बनती, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं आपके अमाउंट ऑफ फीडबैक। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। तो अमाउंट ऑफ फीडबैक अगर आप यहां पर शो करें तो अमाउंट ऑफ फीडबैक की वैल्यू हमारी होती है, चूंकि हमें डीबी में शो करना है, तो ये हमारा होता है 20 log 10 1/10
1 प्लस ए बीटा। तो यहां पर चूंकि आपने लिखा है 20 log 10 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा, तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 20 log 10 एस, जहां पर आपका एस क्या है, सेंसिटिविटी। या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 20 log 10 ACL अपॉन ए। बेसिकली ACL की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा, और ए से डिवाइड कर दोगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, वापस से आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा। सेंसिटिविटी भी वही होता है 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा। या इसे आप और क्या लिख सकते थे 20 log 10 1 बाय डी, डी हमने क्या लिया है ऊपर देख सकते हैं आप, डी सेंसिटिविटी। तो इस तरीके से आप अमाउंट ऑफ फीडबैक लिख सकते हैं। आपको बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि यूनिट क्या होगी आपकी डीबी, क्योंकि आपने क्या लिया है 20 log 10। देखिए डीबी, जब भी आप कोई गेन कैलकुलेट करें या कोई अमाउंट ऑफ फीडबैक कैलकुलेट करें तो हमेशा आपको डीबी में रिप्रेजेंट करना है। डीबी हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं वोल्टेज गेन, करंट गेन के टाइम पे। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी पावर का केस हो, पावर, तो आपको हमेशा लेना है 10 log 10। लेकिन जब भी सिग्नल हो, लाइक वोल्टेज, लाइक करंट, लाइक वोल्टेज गेन, लाइक करंट गेन, तो ऑलवेज लेना है 20 log 10। इसमें आपको कभी भी मिस्टेक नहीं करनी, अदरवाइज आपका पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। क्लियर अच्छे से? तो ये हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ फीडबैक का। आप सेंसिटिविटी का यूज करके बड़े आराम से अमाउंट ऑफ फीडबैक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्टेबिलिटी का कंसेप्ट एंड अमाउंट ऑफ फीडबैक का कंसेप्ट यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आई होप ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है, स्टेबिलिटी ऑफ गेन इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, ये आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, देखिए हम ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में। तो जो उसमें की पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उन्हीं को हम यहां पर रिवाइज करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं यहां पर मेरिट्स की बात करूं तो मेरिट्स वही हैं जो आपके डीमेरिट्स थे बेसिक एम्पलीफायर के। तो अगर हम बेसिक एम्पलीफायर के डीमेरिट्स की बात करें तो पहला डीमेरिट था वहां पर कि फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन ऑकर होता था। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन को आप क्या कर पाते हो, रिड्यूस कर पाते हो। तो आपको यही पॉइंट समझना है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन थे, फेज डिस्टॉर्शन थे, या जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन थे, जितने भी टाइप के डिस्टॉर्शन थे, उन सबको आप क्या कर पाते हो, रिड्यूस। जो आपने देखा भी कि कैसे FH माइनस FL की वैल्यू बढ़ती है, मैंने डिस्कस किया हुआ है सारी चीजें, और कैसे बैंडविड्थ इंक्रीज होती है, कैसे इसका गेन कम होता है। तो बैंडविड्थ और गेन में अपोजिट रिलेशनशिप होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। तो बैंडविड्थ के इंक्रीज होने के कारण, मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ने के कारण आपको गेन की स्टेबिलिटी मिलती है, और साथ साथ में डिस्टॉर्शन भी आपका क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो यहां पर मेरिट्स इसकी यही है कि डिस्टॉर्शन रिड्यूसेस, स्टेबिलिटी ऑफ गेन इंक्रीजेस। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो डिजायर्ड वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंसेस कैन बी अचीव्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेरिट्स होते हैं नेगेटिव फीडबैक के। जो स्टार्टिंग के 2 हैं वही एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके कारण आप नेगेटिव फीडबैक यूज करते हो क्लोज लूप की सिचुएशन में, कि डिस्टॉर्शन रिड्यूस होता है और स्टेबिलिटी ऑफ गेन आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहां पर अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूं तो मेजर एक ही डीमेरिट है आपका कि गेन जो है आपका वो रिड्यूस हो जाता है, जो हमने प्रूव भी किया हुआ है। हमने ओपन लूप गेन, पॉजिटिव फीडबैक गेन और नेगेटिव फीडबैक गेन तीनों को कंपैरिजन किया था, और मैंने वहां पर प्रूव करके आपको दिखाया था कि सेम वैल्यू ऑफ ए के लिए किस तरीके से गेन जो होता है वो सबसे लोवेस्ट होता है इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो क्लोज लूप गेन बेसिकली आप बोल सकते हो, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, एज कंपेयर टू पॉजिटिव फीडबैक एंड ओपन लूप। तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो डायरेक्टली कि गेन रिड्यूसेस,
जब आप नेगेटिव फीडबैक यूज करते हो तो जो आपका गेन है वो रिड्यूस हो जाता है। यही एक मेजर डिसएडवांटेज है नेगेटिव फीडबैक का। बाकी नेगेटिव फीडबैक जो है वो काफी एडवांटेजेस है जब आप बात करते हो स्टेबिलिटी की और डिस्टॉर्शन की। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड ये जो थर्ड लर्निंग आउटकम है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। I hope you have achieved the following learning outcomes. Now you are able to recall the loop gain in a negative feedback amplifier. तो जो हमने ओपन लूप गेन देखा, बेसिकली जो लूप गेन हमने देखा नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के केस में, जिसे मैंने आपको समझाया कि आपको ए बीटा लेना है, ए नहीं लेना है। तो ओपन लूप स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है, ओपन लूप गेन क्या होता है, आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर हो गए होंगे। Now you are able to discuss the stability of gain in case of negative feedback amplifier. तो हमने जो stability of gain देखा कि नेगेटिव फीडबैक के केस में किस तरीके से स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, डीसेंसिटिविटी क्या होती है। आई होप ये सारे कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। Now you are able to list the merits and demerits of a negative feedback amplifier. तो हमने जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के मेरिट्स देखे कि किस तरीके से डिस्टॉर्शन रिड्यूस होता है, किस तरीके से गेन की स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, और साथ ही साथ हमने डीमेरिट्स देखे कि किस तरीके से गेन की वैल्यू कम हो जाती है। तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर हो गया होगा।